अध्यक्ष सरकार का होता है और उपाध्यक्ष विपक्ष की होती है। पिछली दफ़े जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा जो थी इसके विपरीत कैंडिडेट खड़ा किया और हमने उनसे कहा कि ये परंपरा को आप समाप्त मत करिए, क्योंकि लोकसभा में भी ये बाकी सब राज्यों में ऐसी है। उन्होंने नहीं माना और आखिरी मिनट तक जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आप विड्रॉ कर लें, जब नहीं किया तो हमने वोटिंग कराई। जब उन्होंने ये परंपरा का उल्लंघन किया तब हमने कहा कि तब उपाध्यक्ष के लिए हम भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हमें मजबूर होकर खड़ा करना पड़ा। पर अब इस दफ़े सुबह हमने मीटिंग करी और हमने तय किया कि बीजेपी की नकल हम नहीं करनी चाहिए। हम अध्यक्ष की गरिमा को देखते हुए हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करें, तो इसलिए हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करें। वो यूनानिमसली चुन लिया गया। उपाध्यक्ष के लिए जो चुनाव आएगा ये बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी कोई सिद्धांत का, ये आज केवल यहाँ नहीं है, देश भर में सब सिद्धांत किनारे कर दी गए। आज धनबल की राजनीति, कलाकारी की राजनीति का जो उन्होंने प्रवेश करवाया है, ये एक बहुत, मैं सोचता हूँ, खतरेदार चिन्ह है भविष्य के लिए। सर, पीएम और निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। इनकी सोच ये है, जैसे कृषि क्षेत्र में भी ये प्राइवेट सेक्टर लाना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र के 3 कानून हैं और मैं बड़े सरल भाषा में समझा दूँ। सबसे पहले है कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश, का आगमन, उनको मंडी का स्टेटस दे दिया जाएगा। जब मंडी का स्टेटस दिया जाएगा तो कोई भी बड़े उद्योगपति किसान के पास जा सकते हैं और अगर समर्थन मूल्य 2000 है, वो कहीं हम 1700 में लेंगे। किसान को तो अपनी उपज देनी है, वो मजबूरी से 1700 में दे देगा। जो संभावना थी उसको समर्थन मूल्य में बेचने की, वो भी समाप्त। हमें याद रखना है कि 90%, 95% समर्थन मूल्य हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिलता है। मध्य प्रदेश में 20 से 25% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। इसका एक इतिहास है कि जब समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई थी उस समय मध्य प्रदेश में गुजारे की खेती हुआ करती थी, माने सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग का लफ्ज़ मैंने ही WTO में इंट्रोड्यूस किया था कि हमारी खेती में और अंतर्राष्ट्रीय खेती में अंतर है। हमारी खेती सब्सिस्टेंस है, गुजारे की खेती है। तो वो किसानों को समर्थन मूल्य से उस समय कोई मतलब नहीं था। वो आसपास के 10-20 गांव में अपना उपज बेच के अपने साल भर का गुजारा कर लेते थे। तो अब जो संभावना, इस कानून से जो संभावना थी कि हमारे किसानों को समर्थन मूल्य मिलेगा, ये भी चौपट हुई। दूसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, ठेके की किसानी, इसमें किसान को क्या चाहिए? बीज और खाद। आज 50% किसानों को बीज और खाद मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बाकी व्यापारी से खरीद लेते हैं। मिलना चाहिए 100%, पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उपलब्ध नहीं कराते। अब बड़ा उद्योगपति जाएगा किसान के पास, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास कोई बीज और खाद नहीं होगा। जिस व्यापारी के पास होगा, बड़ा व्यापारी खरीद सकता है उससे, और किसान को कहेगा कि तुम्हारे पास बीज है, खाद है, बोनी का समय आ गया, किसान का पूरा मौसम खत्म हो जाएगा। वो मजबूरी में कहेगा हाँ जी आप मैं आपका बीज और खाद लेता हूँ और उसका बंधुआ करता हूँ। तो बड़ी सरल भाषा में मैं ये समझा रहा हूँ। और तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक लिमिट है, अब स्टॉक लिमिट हटा दिया गया।
जितना स्टॉक करो, बड़े उद्योगपति के पास क्षमता है कि स्टॉक बढ़ाने की, स्टॉक रखने की। अगर ये स्टॉक रखता है और बाजार में शॉर्टेज होती है, जब भाव बढ़ जाएगा, सोयाबीन खरीदा, भाव बढ़ गया, बाजार में बेच दिया। तो ये 3 कानून हैं। हमारा मध्य प्रदेश में 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। ये इंदौर का बाजार चलता है जब किसान के पास क्रय शक्ति है, खरीदने की ताकत है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि मध्य प्रदेश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। राजनीतिक तौर पर तो ये माना जाता है कि शिवराज जी आपके मित्र हैं और आप उनसे मिलने जाते हैं और वो आपसे मिलने आते हैं, तो फिर क्या कारण है कि ये जो राजनीतिक तकाजे हैं, विधानसभा अध्यक्ष का मामला हो या उपाध्यक्ष का, तो आप उनको सिखाते हैं, समझाते क्यों नहीं? मोदी जी भी मेरे मित्र हैं, अमित शाह भी मेरे मित्र हैं। हाँ, तो वो अपनी जगह है। कमलनाथ जी, नया ट्रेंड आ गया है राजनीति में, जैसे भी आपने कहा कि घुटने टेक दिए कांग्रेस ने। कांग्रेस अपना ट्रेंड बदलेगी कि उसी धारा पे चलेगी, तो बची कुची कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल कांग्रेस नहीं खत्म होने वाली। ये मध्य प्रदेश में हम हर जिले में, हमारे हर जिले में एक्टिविटी चल रही है, हर जिले में मूवमेंट है। हमने कल बंद किया। मैं मध्य प्रदेश की केवल बात कर रहा हूँ, बाकी जगह की बात मेरी करना उचित नहीं है। तो ये हम कर रहे हैं और आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग त्रस्त है। व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, हमारा नौजवान हो जो भटक रहा है, हमारा किसान हो, ये वो एहसास कर रहे हैं। मेरे पास 15 महीने थे, 15 महीनों में से 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया ये उथल पुथल में। 11 महीनों में जो किया मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। सर, आपके बारे में लगातार ऐसी सर अटकलें चलती रहती है कि जो केंद्रीय राजनीति आप चले जाएंगे, कुर्सी खाली है। ये कि मैं मध्य प्रदेश से जाने वाला नहीं। वैसे ही मैं बड़ा कम समय, जो भी मुझे केंद्र अपने AICC से कहा गया, मैं करता रहूँगा, यहाँ बैठ के कर सकता हूँ। सर बीजेपी के 2 मंत्री आप कमल पटेल ने चिट्ठी लिखी और विजय प्रताप सिंह कह रहे पहले मुझसे बात करनी थी। क्या अवैध उत्खनन? आज अवैध उत्खनन, शराब, महिलाओं पर अत्याचार, ये तो गवर्नमेंट का सिस्टम बन गया है। रोज आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ राजनीति को घसीटा है। साधारण व्यक्ति सोचता है कि सब राजनीतिक व्यक्ति चोर हैं। देश भर में सब मध्य प्रदेश के राजनीतिक व्यक्ति को उस आंखों से देखते हैं कि ये सब सौदेबाज हैं, क्योंकि सब सौदा हुआ, विधायक गए, मध्य प्रदेश की पहचान ये बन रही है। सर, पुडुचेरी की सरकार भी खतरे में, आज जयपुर विधायक ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, पुडुचेरी में। हाँ, देखिए ये धनबल की राजनीति में इसका पूरा प्रयास है और इसमें प्रजातंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में होगी। जब किसी विधायक या किसी सांसद का निधन होए तब उपचुनाव होते हैं, पर सौदेबाजी से उपचुनाव होने लग जाए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कभी नहीं सोचा था। आप मानते हैं कि व्यवसाय हो गया है, राजनीति में एक व्यवसाय हो गया है कि सांसद बनता है, विधायक बनता है और वो खरीद फरोख्त हो जाती है, उसको जहां पैसा मिलता है वहां चले जाता, तो ये बिजनेस हो गया है राजनीति में। ये ऐसे क्यों नहीं था 70 साल से? ये नहीं कि कांग्रेस नहीं थी, ये तो 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और पिछले 3 साल में ये शुरू हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते थे। मैं भी कर सकता था ये सौदेबाजी की राजनीति। ये मुझे पता था कि ये विधायक कितने पैसे ले रहे हैं, मुझे तो बताते थे हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा खुश रहो, पर मैं ये सौदेबाजी की राजनीति नहीं करने वाला, क्योंकि इसका हम अगर शुरुआत करेंगे, इसका क्या अंत है? सर, निगम चुनाव से अब काफी उम्मीदें हैं कांग्रेस को चुनाव के बाद में, और इंदौर हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि जो जीत सकता है, जिसको पार्टी की क्षेत्रीय हमारी पार्टी स्वीकृत करती है और समाज में उसका कद है, उसको हम टिकट देंगे। कि ये इसका है या उसका है या इसका है, उस आधार पर ये टिकट नहीं दिया जाएगा। सर, 2 सवाल थे। आपने आज कहा अपने भाषण में कि बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन से मुकाबला है। कहाँ मानते हैं कांग्रेस को बीजेपी के संगठन के आगे? और दूसरा सवाल ये था, आपके समय से एंटी माफिया अभियान अभी तक जारी है, लेकिन दोनों सरकारों में आप इस माफिया अभियान के अंतर्गत कितना अंतर देंगे? देखिए, ये अभी माफिया अभियान जो चल रहा है ये टारगेटेड है, मेरा बिना टारगेटेड। मैं ये नहीं, ये पुलिस गवाह है। मैंने कहा था मुझसे मत पूछना,
जो भी ऐसे केस आए जहाँ माफिया जिससे जुड़ा है, जो माफिया एक्टिविटी है, उस पर आप एक्शन लीजिए। किसी ने 100, 200 फुट, 300 फुट नगर निगम के नियमों के बाहर बना दिया, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप नगर निगम नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस मेरे पास आए कि हमारे पास आ गए, हमने तो कोई शराब माफिया से क्या लेना देना। अरे यार, तब मुझे कहना पड़ा कि मुझे केवल माफिया को टारगेट करना है। पर आज ये कांग्रेसी को टारगेट करेंगे, दबाने की। ये माफिया अभियान को इन्होंने एक दबाने का अभियान बना दिया, किस तरह लोगों को डराएं। और ये राजनीति जो कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, आप सब मीडिया के हैं, कि किस प्रकार से आज मीडिया है। मुझे कोई संकोच नहीं कहने, आप खुद ही गवाह हैं। मैं जानता हूँ मीडिया को विज्ञापन की आवश्यकता है, पर एक सीमा होती है। और किस प्रकार से मीडिया कितना छपता है, कल के बंद के बारे में कितना छपा, हमारे पास भी तो वीडियो आए। वो वीडियो नहीं दिखाएंगे, मारपीट वाले वीडियो दिखाएंगे कि कांग्रेस ये मारपीट करो। ये सब आप जानते हैं। और लगभग मीडिया के सभी जो क्या कहूँ, जो चलाते हैं, जो मालिक है, उनसे मेरा परिचय तो है ही। मैं उनकी बातें भी सुनता हूँ। युवाओं का क्या भविष्य कांग्रेस में देख? मैं भी युवा था, हाँ, 80 में 79 में जब मैं आया था। अशोक गहलोत भी थे, गुलाम नबी आज़ाद भी थे। सब जो पूरी टीम देखिए उस समय 7वीं लोकसभा की, सब युवा थे। उस समय बीजेपी का कोई युवा नहीं था। जब हम लोकसभा में बैठते थे, मुझे याद है पहले हफ्ते में बाबू जगजीवन राम, बाबूराम, मधु डाडावटे, ज्योतिर्मय बासु, ये कहते ये छोकरे आ गए हैं, हम छोकरों कह के, और ये छोकरों की गैंग है। तो उस समय युवाओं को छोकरों की तरह पुकारा जाता था।